तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ अपनी आपकी दोस्त और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। आप सोचेंगे टेक्स्ट बुक निकालेगी, टेक्स्ट बुक पे समझाएगी, नहीं। पर हमारे पास अगर इतने अच्छे नोट्स हो जो हमें खुद शोभित निर्वाण भैया ने दिए होंगे, वो बहुत अच्छे नोट्स है एंड वो पूरा एनसीईआरटी कवर करते हैं। तो मैं आज आपको उन्हीं नोट्स से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बहुत ही सरल एवं अच्छी भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के हैंड रिटन नोट्स जो कि शोभित निर्वाण भैया के हैं। तो आप इधर देख सकते हो, डिजाइन्ड विद शोभित निर्वाण। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स एक ऐसी स्टडी है जो डील करता है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, अभी ये हेरिडिटी और वेरिएशन क्या होता है जिससे जेनेटिक्स डील करता है? तो हेरिडिटी मतलब द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब क्या, जो कैरेक्टर होता है, ट्रेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी मम्मी को ब्राउन आइज़ है, पापा को भी ब्राउन आइज़ है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे भी ब्राउन आइज़ आए, तो उनका जो कैरेक्टर था ब्राउन आइज़ का, उनका जो ट्रेट था ब्राउन कलर के आइज़ का, वो उनके जनरेशन से मेरे जनरेशन में आ गया। तो उनका ट्रेट है, उनका कैरेक्टर है, वो ट्रांसमिट हो गया मेरे से। सो फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसमिशन हो गया कैरेक्टर्स और ट्रेट्स का। हम इसे ही हेरिडिटी कहते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो अभी हेरिडिटी तो समझ गए, बट अभी वेरिएशन क्या होता है? हेरिडिटी मतलब कुछ तो ट्रेट आ रहा है पहले जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, पर अभी वेरिएशन क्या है? तो वेरिएशन हेरिडिटी के थोड़ा उल्टा है। ये है डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स अमॉन्ग इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज आर कॉल्ड वेरिएशंस। मतलब जो कैरेक्टर और ट्रेट इनहेरिट हो रहे हैं, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आ रहे हैं, उनमें डिफरेंसेस होते हैं, कुछ बदलाव होते हैं उन कैरेक्टर्स और ट्रेट्स में इंडिविजुअल्स के, एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज में आने के टाइम पे। तो उसको हम कहते हैं वेरिएशन। जैसे कि इसमें ये वेरिएशन आ गया टाइप ऑफ थिंग, कि समझो अगर उन दोनों के ब्राउन आइज़ है पर मेरे ब्लैक आइज़ हो गए, तो ये एक डिफरेंस आ गया उन दोनों के कैरेक्टर से मेरे में, कि मेरे ब्लैक आइज़ हो गए। तो दिस इज़ अ वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स इन मी। नेक्स्ट जनरेशन में एक वेरिएशन आया, और अगर मैंने ब्लैक आइज़ के वजह ब्राउन आइज़ ही इनहेरिट किए होते तो दैट वुड बी माई हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक। तो मैं हेरिडिटी किया है, मैंने उसको हेरिडिफाई किया है मेरे में। ठीक है, अभी वेरिएशंस के कॉजेस क्या होता है? तो देयर आर डिफरेंट कॉजेस। पहला है जेनेटिक हो जाता है, क्योंकि म्यूटेशन के वजह से कुछ थोड़ी तो मिस्टेक होती ही है सबसे, तो उसके वजह से, और एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं उसके वजह से। तो हमने जेनेटिक्स तो पढ़ लिया, मतलब जेनेटिक्स स्टडी क्या है? हेरिडिटी एंड वेरिएशन की, और मैंने आपको हेरिडिटी भी समझा दिया, वेरिएशन भी समझा दिया। तो अभी देखते हैं कॉजेस ऑफ वेरिएशन। तो सबसे पहला कॉज है जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन में मतलब जीन्स में केमिकल कुछ तो वेरिएशन आता है, हमारे बॉडी के केमिकल में कुछ तो वेरिएशन आता है, आप ऐसे समझ सकते हो। तो मतलब क्या होता है जेनेटिक वेरिएशन में? म्यूटेशन आता है, एक सडन इनहेरिटेबल चेंज इन जीन क्रोमोसोम। मतलब जीन में या क्रोमोसोम में एक इनहेरिटेबल चेंज आ जाता है, कुछ तो अलग ही डिफरेंस आ जाता है, म्यूटेट हो जाता है वो, समझे? मतलब जेनेटिक वेरिएशन होता है जो कि म्यूटेशन है। और दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि हमारा डाइट, हमारा खाना पीना, फिर केमिकल्स भी होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं, उनसे भी हमें वेरिएशंस आते हैं। और पोल्यूशन, जो कि अभी बहुत बढ़ रहा है, प्रदूषण, इसका एक कारण है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आता है हमारा डाइट, केमिकल्स और पोल्यूशंस। अभी जब हमें क्वेश्चन आता है कि वेरिएशन का इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसके ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ये बहुत आईएमपी है, इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, ये आता है कभी कभी, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले इट इज़ बेसिस ऑफ हेरिडिटी। अगर हेरिडिटी हो रही है तो
वेरिएशन कभी कभी हो सकता है, तो ये बेसिस है हेरिडिटी का, मतलब कभी कभी हेरिडिटी के साथ में वेरिएशन भी हो सकता है। फिर अडेप्टेबिलिटी टू एडवर्स कंडीशंस इज ड्यू टू वेरिएशन, मतलब फॉर एग्जांपल अगर अडेप्टेबिलिटी चाहिए एक एनवायरनमेंट में, तो अगर मेरे में वेरिएशन आया, फॉर एग्जांपल अगर वो हमें जो एग्जांपल दिया है बैक्टीरिया का, तो एक बैक्टीरिया में ऐसा वेरिएशन आया दैट इट कैन व्हाट हम क्या बोलते हैं, हम वो सहन कर सकता है हार्श हीट को, हार्श टेम्परेचर को, उसमें वो वेरिएशन आया है। बट अदर बैक्टीरियाज जो है उनमें ये वेरिएशन नहीं आया, उन्होंने अपना ही पहले वाले जनरेशन का इनहेरिट किया कि दे आर नॉट दैट मच क्या बोलते हैं, सहन नहीं कर सकते वो हीट और टेम्परेचर को। बट इस वाले बैक्टीरिया में वेरिएशन आया और फॉर एग्जाम्पल ऐसा हुआ कि एक सडन हीट टेम्परेचर की वेव आई, तो ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर गया, बट अलग जो बैक्टीरियाज थे वो मर गए। तो ये क्या हो गया, उसने अडेप्टेबिलिटी टू हो गई उसकी, मतलब उसको जीने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो गई ड्यू टू वेरिएशन। तो देयरफॉर अडेप्टेबिलिटी टू एडवर्स कंडीशंस हो जाता है वेरिएशन के वजह से। ठीक है, अभी न्यू वराइटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मे अराइज ड्यू टू वेरिएशन एंड फॉर्म इन रॉ मटीरियल्स फॉर इवोल्यूशन। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर वराइटीज़ आए, वेरिएशंस होते होते एक ऐसा पॉइंट आ सकता है कि एक नया स्पीशीज़ है क्यों जन्म ना ले ले, मतलब पूरा वेरिएटेड हो जाएगा वो पहले वाले स्पीशीज़ से। तो इतने वेरिएशंस हो गए, मतलब बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, छोटे छोटे। तो ऐसे वेरिएशंस होते होते एक नया वेरिएशन होते ही एक नया स्पीशीज़ आ जाएगा और इवोल्यूट हो जाएंगे वो, और स्पीशीज़ आएंगे। तो दैट इज़ दैट कि वो रॉ मटेरियल्स फॉर इवोल्यूशन का भी काम करता है वेरिएशन। ठीक है, तो अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि क्या होता है जेनेटिक्स, हेरिडिटी, वेरिएशन के कॉजेस और इम्पॉर्टेंस। अभी आगे बढ़ते हैं, पहला है इनहेरिटेड ट्रेड्स। अभी इनहेरिटेड मतलब आए हुए, तो फर्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में लिए हुए ट्रेड्स। बहुत IMP नहीं है हाँ, पर हमें अगर आया तो मतलब अब डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, अपने पूरे वर्ड से ही समझ में आता है इनहेरिटेड ट्रेड्स मतलब क्या, बराबर है। सो दीज आर ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर बेस्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स जनरेशन एंड आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स। तो क्या, दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स एंड आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग्स जनरेशन, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। सो ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट जनरेशन एंड what we can say ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग्स जनरेशन एंड आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स। हमारे जो जीन्स होते हैं उनसे ये कंट्रोल्ड होते हैं। अभी एग्जाम्पल क्या है, हमारे हाइट, हमारा स्किन कलर, हमारा आई कलर, हमारा सब कुछ, हमारा हेयर कलर ऑब्वियसली वैसे। ठीक है, तो ये होते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। मतलब अगर मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया ब्राउन आइज का, मैंने इनहेरिट किया है, फिर दैट इज एन इनहेरिटेड ट्रेट ऑफ माइंड फ्रॉम माय पेरेंट्स, तो मेरा इनहेरिटेड ट्रेट हो गया ब्राउन कलर एंड आइज। ठीक है, अभी ग्रेगोर जोहन मेंडल, अभी ये कौन है, अभी समझ में तो आ रहा है, कोई तो साइंटिस्ट है, ग्रेगोर जोहन मेंडल। ठीक है, सम ऑफ द बेसिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस were proposed by him and now he is known to world as the father of genetics। मतलब ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करते हैं, इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। मतलब ये अपने बायोलॉजी में कुछ तो घोटाला करके गए हैं, हमारी स्टडीज़, हमारा पूरा क्या बोलते हैं, हमारा काम बढ़ा के गए हैं, बट इट इज़ अ गुड थिंग ऑब्वियसली। बट उन्होंने क्या किया है, बेसिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किए हैं, तो हमें वो देखने हैं। अभी अपने बुक में तो नहीं दिए, तो आई डोंट थिंक कि वो आपको मतलब आस्क होंगे एग्ज़ाम में, बस रख लो कि उन्होंने क्या किया था, प्रपोज किया था बेसिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। और अगर आपको जानने ही है वो लॉज क्या थे, तो आप वीडियोस भी देख सकते हो ऑनलाइन, बहुत सारे वीडियोस आते हैं, वो इससे ही रिलेटेड है, बट आपके बुक में जो है वो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया या पूरा बताया भी नहीं है कि उन्होंने ऐसे कोई लॉज ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किए थे। ठीक है, अभी ग्रेगोर जोहन मेंडल, तो मेंडल ऑप्टेड गार्डन पी टू कंडक्ट हिज एक्सपेरिमेंट। अभी इन्होंने कोई तो एक्सपेरिमेंट, अभी साइंटिस्ट है, एक्सपेरिमेंट तो करेंगे ही करेंगे, उससे उनको कुछ मिलना है तो एक्सपेरिमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, एक गार्डन पी, मतलब उसको भी बोलते हैं हम पाइसम सटाइवम, उसको यूज़ किया उन्होंने
फर्दर एक्सपेरिमेंट। अभी वो क्यों यूज़ किया वो भी हम देख रहे हैं। देखो ही सिलेक्टेड गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स एज, अभी देखो क्यों ये भी आता है कि वाई डिड मेंडल चूज टू यूज गार्डन पी टू कंडक्ट हिज एक्सपेरिमेंट्स। तो ये पॉइंट्स है, तो आंसर्स क्वेश्चंस को भी मार्क कर लो, ये आ सकते हैं हेरिडिटी में से, ठीक है। तो और हेरिडिटी को इस बार टर्म 2 में ज़्यादा है, ये है क्या बोलते हैं अपना वेटेज है। 9 मार्क्स का भी हमने सैम्पल पेपर में देखा, तो 9 मार्क्स का हेरिडिटी के ही क्वेश्चन थे, तो हमें ज़्यादा इस पे ही देखना है, हेरिडिटी हमारा पक्का होना चाहिए, ठीक है। तो अब उन्होंने क्यों गार्डन पी सिलेक्ट किया, तो पहला तो दीज ग्रो क्विकली एंड आर ईजियर टू स्टडी। पहला तो उनका ग्रोइंग पीरियड जो है वो फास्ट है, दे ग्रो वेरी क्विकली, और स्टडी करने में भी ईजियर है, इनमें कुछ वेरिएशंस आए, इनहेरिटेड ट्रेट्स आए, तो ये स्टडी करने में भी ईजियर है, तो उनका काम ईजियर हो जाएगा, बराबर है। फिर पी प्लांट्स कैन बी क्रॉस्ड और सेल्फ पॉलिनेटेड। अभी ये दोनों हो सकता है, मतलब ये क्रॉस भी हो सकता है और सेल्फ पॉलिनेट भी हो सकते हैं, तो उनका काम मतलब उनको दोनों साइड से देखना है कि क्रॉसिंग से क्या इनहेरिटेंस हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन से क्या हो रहा है, तो दोनों कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये किया। फिर सेवरल पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर विजिबल विद इन द सेम प्लांट। तो एक पी प्लांट में बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है और पेयर्स है उनके, तो जैसे कि देखो राउंड और रिंकल सीड्स है, टॉल और शॉर्ट प्लांट है, वाइट और वायलेट फ्लावर। उन्होंने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स किए थे, बट अपने बुक में बस ये 3 है, राउंड रिंकल सीड्स, टॉल शॉर्ट प्लांट और वाइट वायलेट फ्लावर। तो हमें अभी तो इनमें ही फोकस करना है, 11th में देखेंगे, ठीक है। अभी तो इतने पे ही फोकस करो। अभी देखो ये है सब इम्पॉर्टेंट टर्म्स, ये भी आपको जानना है, इम्पॉर्टेंट है अगर आपको आगे का पूरा जो है समझना है तो सब इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या है। पहला तो है एलिली, अब इसको एलील भी कहते हैं, एलिली भी कहते हैं, अब इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बट आई से इट एलिली। तो एलिली का क्या है, वन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पर्टिकुलर जीन। एग्जाम्पल हाइट, तो फॉर एग्जाम्पल एक की हाइट ज़्यादा है, एक की हाइट कम है, हाइट ही है बट कम ज़्यादा मीडियम ऐसी है, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर जीन, मतलब हाइट का डिफरेंट फॉर्म है, हाई लो मीडियम ऐसा, तो उसको कहते हैं एलिली, मतलब वन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पर्टिकुलर जीन, एक पर्टिकुलर जीन के डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। अभी डोमिनेंट एलिली और रिसेसिव एलिली, डोमिनेंट मतलब जो डोमिनेट करता है, रिसेसिव मतलब जो सुनता है। तो डोमिनेंट एलिली क्या कहता है, एन एलिली हुज फेनोटाइप विल बी एक्सप्रेस्ड इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एलिली, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर एग्जाम्पल टी। तो ये एलिली ऐसा है, इतना डोमिनेंट है ये कि ये बोलता है कि अगर मैं आया किसी भी इसमें, किसी भी फेनोटाइप में मैं एक्सप्रेस हुआ, तो मेरे साथ जो कि एलिली है, जो एलिली अगर मेरे साथ है वो नहीं एक्सप्रेस होगा, मैं ही एक्सप्रेस होऊंगा। ये इतना डोमिनेंट है, ये खुद का ही चलाता है, तो ये बोलता है कि नहीं, जो मेरे साथ होगा मैं उसको एक्सप्रेस होने नहीं दूंगा, मैं ही एक्सप्रेस होऊंगा फेनोटाइप में। फेनोटाइप में ध्यान से पढ़ो उसको, ठीक है। और उसको हर बार हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, तो टी लिया, क्यू लिया, पी लिया, एस लिया, एक्सेट्रा, ठीक है। अभी रिसेसिव एलिली, रिसेसिव एलिली क्या है, प्रेजेंस ऑफ बोथ द एलिली इज मस्ट फॉर फेनोटाइप टू बी एक्सप्रेस्ड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर, एग्जाम्पल टी। अभी देखो ये रिसेसिव एलिली जो है ये आता है हर बार, अनदर एलिली जो बोला है ना डोमिनेंट एलिली में, एक्सप्रेस्ड इवन इन प्रेजेंस ऑफ अनदर एलिली, तो ये अनदर एलिली होता है रिसेसिव एलिली। तो डोमिनेंट एलिली यही बोलता है कि अगर मेरे साथ रिसेसिव एलिली हो मैं उसको एक्सप्रेस नहीं करने दूंगा, खुद एक्सप्रेस होऊंगा फेनोटाइप में। रिसेसिव एलिली का क्या कहना है कि वो मुझे एक्सप्रेस नहीं होने देता, तो जब मेरे 2 भाई होते हैं, मतलब हम दोनों साथ में होते हैं, जो दोनों रिसेसिव हो तो ही हम एक्सप्रेस हो सकते हैं फेनोटाइप में, मतलब दोनों एलिली रिसेसिव होने चाहिए तभी मैं एक्सप्रेस हो सकता हूँ, क्योंकि डोमिनेंट एलिली तो मुझे एक्सप्रेस नहीं करने देता। इसलिए जब रिसेसिव एलिली कब एक्सप्रेस होता है, जब दोनों उसके ही हो, स्मॉल टी दोनों हो, स्मॉल क्यू दोनों हो, स्मॉल पी दोनों हो, दोनों स्मॉल एस हो, तो ही ये रिप्रेजेंट हो सकता है, तो ही ये एक्सप्रेस हो सकता है। अभी जेनोटाइप, व्हाट इज जेनोटाइप, जेनेटिक जेनो भी देखो, इधर तो हमने देखा फेनोटाइप, फेनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस, मतलब फिजिकल उसका कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अभी जेनोटाइप, जेनोटाइप मतलब क्या, जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल। जेनेटिक कंपोजिशन मतलब अगर हम केमिस्ट्री की भाषा में बोले तो केमिकल कंपोजिशन, बायोलॉजी की भाषा में बोले जेनेटिक कंपोजिशन। तो जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जेनेटिक कंपोजिशन। एग्जाम्पल प्योर और हाइब्रिड, मतलब
प्योर है पूरा या हाइब्रिड है, मतलब ये उसका केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया, केमिकल कंपोजिशन हो गया। अगर हाइब्रिड है तो उसमें केमिकल कंपोजिशन अलग होगा, प्योर है तो केमिकल कंपोजिशन अलग होगा। तो ये होता है कि जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल। और फेनोटाइप तो हमारा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे टॉल, ड्वार्फ, शॉर्ट, टॉल, और फिर क्या आता है, फिर हमने ऊपर क्या देखा था, राउंड, रिंकल्ड, वायलेट, वाइट, ये उनके फेनोटाइप्स हो गए। अभी पुन्नेट स्क्वायर्स, अभी ये तो अपने टेक्स्ट बुक में नहीं है बट उसको एक्सप्लेन नहीं किया। पुन्नेट स्क्वायर मतलब एक डायग्राम होता है जो पॉसिबल ऑफस्प्रिंग्स को इलस्ट्रेट करता है। ऐसे हम एक टेबल बनाते हैं और उसमें डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट, और उसमें फिर एक्सप्लेन होता है कि कितने डोमिनेंट होंगे, कितने रिसेसिव होंगे, तो उसको पुन्नेट स्क्वायर्स बोलते हैं। आपको वो 11th में ज़्यादा, अगर आपने बायोलॉजी फील्ड ली तो वो ज़्यादा एक्सप्लेन डीप में होगा, अभी तो इतना एक्सप्लेन डीप में नहीं है। तो इट इज़ द प्रोबेबिलिटी डायग्राम होता है, वो बहुत सिंपल डायग्राम है बट प्रोबेबिलिटी डायग्राम है जो इलस्ट्रेट करता है पॉसिबल ऑफस्प्रिंग्स। अभी क्रोमोसोम और लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, अभी हमने पहले भी पढ़ा है अपने 9th क्लास में, और उसमें कि एक लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम। इट कंटेन्स डीएनए, राइट। हाँ, अभी हाइब्रिड, हाइब्रिड क्या है, एन इंडिविजुअल हैविंग टू डिफरेंट एलीलीज ऑफ सेम ट्रेट, मतलब दोनों टॉल नहीं है, दोनों शॉर्ट नहीं है, अलग अलग है, टी और स्मॉल टी, बिग टी स्मॉल टी है, तो इंडिविजुअल विच इज हैविंग टू डिफरेंट एलीज, बराबर। तो अभी इसमें अगर हम बोले, इस एग्जाम्पल में कैपिटल टी और स्मॉल टी दिया है, तो इसमें फेनोटाइप क्या होगा, टॉल होगा, क्योंकि डोमिनेंट एलील क्या बोलता है कि मैं एक्सप्रेस होऊंगा, कोई भी अलग आना जाए, मैं ही एक्सप्रेस होऊंगा, तो इसमें होगा टॉल, ठीक है। अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अभी मोनोहाइब्रिड है और हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस है, दोनों सिंपल है वैसे, जब उसका जब रेशो याद हो जाएगा उतना ही आता है पेपर में ज़्यादा, तो बट हमें सीखने की ज़रूरत है, थोड़ा सीख लेते हैं डीप में क्या होता है मोनोहाइब्रिड, क्या होता है डाई हाइब्रिड। तो मोनोहाइब्रिड, द क्रॉस इन विच वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, दैट इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मतलब ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, बराबर, एक ही ट्रेट पेयर, मतलब राउंड और रिंकल सील्स एक ही ट्रेट लिया उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग पेयर का, ठीक है। या फिर टॉल और शॉर्ट, वाइडलेट और वाइट, एक ही पैर लेना, दो ये नहीं लेना है ट्रेट, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, एक ही पैर लेना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो क्रॉस इन विच वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, और उसका रेशो क्या होता है 3:1, which we obtain in the monohybrid cross is called a monohybrid ratio। तो monohybrid ratio क्या आता है हमारा, monohybrid cross में हर टाइम वो आता है 3:1। अभी डाईहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, द क्रॉस इन विच टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, मतलब ये डाई है वो मोनो है, हमने मोनोवैलेंट कंपाउंड्स पढ़ा, वैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईवैलेंट कंपाउंड्स, डाईहाइब्रिड क्रॉस, तो इसमें दो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर या ट्रेट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, बराबर। और उसका रेशियो क्या होता है, हम डाईहाइब्रिड रेशियो क्या होता है 9:3:3:1, ये याद रखना है, मोनोहाइब्रिड रेशियो 3:1 और डाईहाइब्रिड रेशियो 9:3:3:1, बराबर है, ठीक है। अभी हमने डोमिनेंट एलीली तो देख लिया, रिसेसिव एलीली तो देख लिया, अभी डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट, बहुत सिंपल है डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट। अभी डोमिनेंट ट्रेट वो है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है F1 जनरेशन में, क्योंकि वो ही बोलता है कि मैं हूँ, मैं ही एक्सप्रेस होऊंगा, दूसरे और किसको एक्सप्रेस नहीं होने दूंगा, बहुत डोमिनेंट है। तो द ट्रेट विच इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द F1 जनरेशन, हर F1 जनरेशन में वही एक्सप्रेस करता है अपने आप को, बराबर है। और रिसेसिव ट्रेट, द ट्रेट विच इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द F1 जनरेशन बट रीअपियर्स इन F2 जनरेशन, क्योंकि ये बेचारा मासूम सा बच्चा है, इसको वो डोमिनेंट ट्रेट बहुत ऐसा भद्दा सा लड़का है, तो वो नहीं बोलता मैं नहीं करने दूंगा तुझे अपना को एक्सप्रेस, तो ये रिसेसिव ट्रेट बेचारा F2 जनरेशन में अपने पूरा टीम को ले आता है, मतलब दो आ गए तो ये एक्सप्रेस हो जाता है, तो अपने एक और साथी को ले आता है सेम टू सेम, और फिर ये बेचारा F2 जनरेशन सेकेंड जनरेशन में एक्सप्रेस हो जाता है। तो डोमिनेंट ट्रेट फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस होता है और रिसेसिव ट्रेट फर्स्ट जनरेशन में नहीं हो पाता, तो ये सेकेंड जनरेशन में होता है एक्सप्रेस। अभी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस में सिमिलर टाइप ऑफ जीन होता है, हेट्रोजाइगस में डिफरेंट टाइप ऑफ जीन होता है। ये हमें इतना डिटेल में नहीं है अपने क्लास में, अभी 10th में NCERT में, तो ये हमें इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखो कि होमोजाइगस मतलब सिमिलर, हेट्रोजाइगस मतलब डिफरेंट, ठीक है।
अभी डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन हमने देखा, डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील, डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट, अभी डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन। अभी डोमिनेंट जीन क्या होता है? द जीन विच इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन। मतलब अभी ये जीन है, अपना ही राज है इसका, तो सिमिलर टाइप ऑफ जीन होगा, दोनों कैपिटल होंगे तो यही एक्सप्रेस होने वाला है। डिफरेंट टाइप ऑफ जीन मतलब बड़ा टी और छोटा टी होने वाला है, तभी भी यही करने वाला है, क्योंकि ये बोला है कि अदर टाइप कौन सा भी आ जाए मैं ही एक्सप्रेस होऊंगा। तो ये दोनों होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन में दोनों टाइप में यही एक्सप्रेस होता है। और बेचारा रिसेसिव जीन विच इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, क्योंकि होमोजाइगस में सिमिलर टाइप ऑफ होता है, तो अगर दोनों टी आए तो ये एक्सप्रेस हो सकता है खुद को, बाद में वो नहीं हो सकता बाकी केस में। हेटेरोजाइगस में डिफरेंट टाइप ऑफ जीन आता है, तो ऑब्वियसली ये रिसेसिव है तो डोमिनेंट आएगा ही, और ये फिर एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो जो है डोमिनेंट वो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशन दोनों में एक्सप्रेस हो सकता है, रिसेसिव बस होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है। ठीक है। Inheritance from the previous generation provides both a common body design, a subtle changes in it for the next generation। मतलब अगर हमने पहले जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट किया है कुछ तो हमारी जो बॉडी डिज़ाइन है वो सेम होगी, पर थोड़े से चेंजेस आएंगे, थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, मतलब थोड़ा सा। अभी देखो आपके मम्मी पापा से आप आए हो तो आप में आपकी बॉडी डिज़ाइन तो सेम ही है, आपको सेम पैर है, आपको सेम हाथ है, सेम दिमाग है, सेम माउथ है, आइज़ है, स्टमक है, सब है, नेल्स है, बस सब है, पर आप में थोड़े चेंजेस है। आपका ज़रा मुखड़ा अलग है अपने मम्मी पापा से, बराबर, आपकी वॉइस थोड़ी अलग है, आपके हेयर कलर, आपका आई कलर थोड़ा अलग होगा, तो सटल चेंजेस आते हैं, बट बॉडी डिज़ाइन कॉमन होती है सब में। अभी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशंस डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज। सो जैसे नेचर ऑफ वेरिएशन आते हैं, बहुत इंडिविजुअल्स को बहुत एडवांटेजेस आते हैं, जैसे मैंने आपको बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया वैसे ही। ठीक है। अभी ये समझ लेते हैं हमें, ये एक्वायर्ड ट्रेट्स जो है वो इवोल्यूशन में है, पर कभी कभी ये यूज़ किया जाता है और आस्क हो जाता है ये कि एक्सप्लेन करो डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट। तो बस 2 पॉइंट्स में इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, एक्वायर्ड ट्रेट नॉट प्रेजेंट इन द रिप्रोडक्टिव सेल, मतलब ये एक्वायर्ड ट्रेट जो होता है वो हमारे प्रेजेंट नहीं होता रिप्रोडक्टिव सेल में, ये हम अपने आप से इनहेरिट करते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने फर्स्ट जनरेशन से इनहेरिट, अपने पेरेंट जनरेशन से इनहेरिट नहीं करते। और इनहेरिटेड ट्रेट तो हमें पता है ये रिप्रोडक्टिव सेल में प्रेजेंट होता है और हम इनको अपने पेरेंट्स से ही इनहेरिट करते हैं। पर एक्वायर्ड ट्रेट्स हमारे पूरे जिंदगानी में जो ट्रेट्स हम में आते हैं, जैसे कि हमारा देखो इधर एग्जांपल दिया है भी एक्वायर्ड फ्रॉम, देखो फर्स्ट पॉइंट है नॉट प्रेजेंट इन द रिप्रोडक्टिव सेल होता है एक्वायर्ड सेल ट्रेट्स, ये अपने रिप्रोडक्टिव सेल में प्रेजेंट नहीं होते, इनहेरिटेड ट्रेट प्रेजेंट होता है। अभी एक्वायर्ड ट्रेट वी एक्वायर इट फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स, फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट, जैसे सिंगिंग, म्यूजिक, ये मेरा ट्रेट आया, मैंने एक्वायर किया उसको अकॉर्डिंग टू माई ऑल थिंग्स, अकॉर्डिंग टू माई वॉइस। देन ट्रेट्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश स्पीकिंग का ट्रेट मैंने सीखा है, एक्वायर किया है। और इनहेरिटेड ट्रेट मेरा कलर और स्किन, वो मैंने इनहेरिट किया है मेरे दोनों मम्मी पापा से। कलर ऑफ हेयर मेरे मम्मी पापा से इनहेरिट किया है। ठीक है। अभी मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, अभी मेंडल जी ने एक्सपेरिमेंट तो किया, उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी तो देख लेते हैं, ये बहुत आता है। ठीक है, कि एक्सप्लेन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट एंड हाउ ही सेज दैट इनहेरिटेंस इज दिस एंड दैट, और ट्रेट एक्सप्रेस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेट्स आर एक्सप्रेस्ड इंडिपेंडेंटली, बहुत आता है ये, तो ये देखना है ठीक से। ठीक है। अभी देखो बस मेंडल्स एक्सपेरिमेंट है और हो गया ना। और सेक्स डिटर्मिनेशन, हाँ सेक्स डिटर्मिनेशन तो सिंपल है, वो तो बस 5 मिनट में हो जाएगा। मेंडल एक्सपेरिमेंट समझ लो। सो ट्रेट्स में भी डोमिनेंट और रिसेसिव ऑब्वियसली होंगे ही ना। सो व्हेन मेंडल क्रॉस पॉलिनेटेड टॉल पी प्लांट विद शॉर्ट पी प्लांट, तो मेंडल होशियार थे, दोनों टॉल नहीं लिए, उनको पता है दोनों टॉल लिए तो टॉल ही एक्सप्रेस होने वाला है, तो उन्होंने क्या किया, एक टॉल पी प्लांट लिया, शॉर्ट पी प्लांट लिया। ही ऑब्टेन्ड ऑल टॉल पी प्लांट्स इन F1 जनरेशन। अभी ये क्यों हुआ हमें पता है, क्योंकि टॉल प्लांट है डोमिनेंट ट्रेट है, शॉर्ट प्लांट है बेचारा रिसेसिव ट्रेट है, तो ऑब्वियसली डोमिनेंट ट्रेट क्या बोलेगा, मैं ही होऊंगा एक्सप्रेस, तो यही बेचारा हो गया। डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील, वही है सब कुछ, डोमिनेंट जीन, रिसेसिव जीन। तो फिर ये एक्सप्रेस हुआ तो उसको सब टॉल पी प्लांट्स मिले F1 जनरेशन में। अभी उसने क्या किया कि उसको अंडरस्टैंड करना था, अभी वो साइंटिस्ट है, उसको देखना है, कुछ तो बनाना, तो उसने क्या किया कि क्या हुआ कि सब टॉल ही आ गए और शॉर्ट हाइट नहीं आई प्लांट्स की। तो उसने क्या किया, ये देखने के लिए जो F1 जनरेशन के प्लांट्स थे उनको सेल्फ पॉलिनेट किया, मतलब खुद से पॉलिनेट कर दिया। तो उसको क्या दिखा कि देखो
देखो, ही सेल्फ पॉलिनेटेड द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन एंड इन F2 जनरेशन ही ऑब्जर्व दैट ट्रेट ऑफ शॉर्ट हाइट वाज आल्सो प्रेजेंट। मतलब उसने देखा कि नेक्स्ट जनरेशन में जब इन दोनों को F1 जनरेशन वाले टॉल प्लांट्स को हमने सेल्फ पॉलिनेट किया, उसने देखा कि F2 जनरेशन में शॉर्ट हाइट वाले प्लांट्स प्रेजेंट थे। मतलब एक तो शॉर्ट हाइट वाला प्लांट प्रेजेंट था उस टाइम पे। मतलब बेचारा रिसेसिव ट्रेट अपने झुंड को ले आया और एक्सप्रेस हो ही गया। बराबर है। तो बोथ टॉल एंड शॉर्ट प्लांट्स वर ऑब्टेन्ड इन द रेशियो ऑफ 3:1। हमने देखा मोनोहाइब्रिड रेशियो, तो ये हमने एक ही लिया है, डोमिनेंट और रिसेसिव एक ही कॉन्ट्रास्टिंग पेयर है, सॉरी टॉल और शॉर्ट एक ही कॉन्ट्रास्टिंग पेयर है। तो उसमें हमें क्या मिला रेशियो, मोनोहाइब्रिड रेशियो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया तो 3:1, मतलब 3 टॉल प्लांट्स आए तो एक शॉर्ट प्लांट आया ही। मतलब अगर हमने देखा कि अगर 6 टॉल प्लांट्स आए तो 2 शॉर्ट प्लांट्स आए, बराबर है। वैसे 9 टॉल प्लांट्स आए तो 3 शॉर्ट प्लांट्स आए, ऐसा रेशो में आया, ठीक है। बी मेंडल कंक्लूडेड दैट ट्रेट ऑफ शॉर्ट हाइट वाज आल्सो प्रेजेंट इन प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन बट अनेबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। मतलब उन्होंने बोला कि पहले जनरेशन में जो F1 जनरेशन में सब टॉल प्लांट्स आए उनमें शॉर्ट हाइट का ट्रेट था, बट बेचारे एक्सप्रेस नहीं कर पाए क्योंकि डोमिनेंट है एक ट्रेट और वो बेचारा इनको एक्सप्रेस होने नहीं दे रहा, ठीक है। अभी देखो, ये टॉल पी प्लांट है, ये शॉर्ट पी प्लांट है। टॉल के दोनों बिग टी है, कैपिटल टी है, और शॉर्ट के दोनों स्मॉल टी है। तो अभी देखो इनके सेपरेट कर दिए जीन। अभी इसको बोलते हैं पुन्नेट स्क्वायर, ठीक है। ये जो है वो पुन्नेट स्क्वायर है। F1 जनरेशन के सामने जो ये स्क्वायर बना है ना, ये पुन्नेट स्क्वायर है। तो अभी देखो टॉल पी प्लांट, टी और टी दोनों टॉल टॉल, ठीक है। अभी मैंने इसको थोड़ा ये कर दिया। अभी शॉर्ट पी प्लांट का टी और टी थोड़ा दोनों शॉर्ट है, ठीक है। तो अभी देखो सेपरेशन ऑफ जीन कर दिया ऐसे। अभी देखो इसको हमने एक टेबल में अरेंज किया, दोनों टॉल टॉल इस साइड पे, दोनों शॉर्ट शॉर्ट इस साइड पे। अभी देखो ये आया टी 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 टी, मतलब पूरे इसमें टी कैपिटल है, देखा सब इसमें एक कैपिटल टी है। तो ये क्या बोलेगा, ए भाई बाजू मैं एक्सप्रेस होऊंगा, मैं टॉल हूँ, मैं डोमिनेंट हूँ। तो ये सब क्या हो गए, टी टी हो गए। ऑल प्लांट्स टॉल जेनोटाइप के हो गए, तो टी टी हो गया। अभी देखो F2 जनरेशन में क्या हुआ, अभी हमने टी टी मिला तो हमने फिर से सेपरेशन ऑफ जीन किया, एक बड़ा टी आया एक छोटा टी आया, फिर से बड़ा टी सेल्फ पॉलिनेटेड, तो दोनों डबल टी कैपिटल टी स्मॉल टी आएंगे, तो बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी। तो फिर देखो क्या हुआ, तो F2 जनरेशन में फिर से इसको अपने टेबल में ला दिया, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी। तो देखो इसमें टी टी आ गया, फिर से इसमें टी टी आ गया। देखो मैं कैपिटल टी, दूसरे इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अभी देखो इसमें कैपिटल टी है तो फिर ये टॉल होगा, इसमें कैपिटल टी है टॉल होगा, इसमें कैपिटल टी है टॉल होगा। बेचारा इसने झुंड में ला लिया, किसी को तो लाया झुंड में, तो ये एक शॉर्ट होगा, बराबर है। तो रेशो क्या हुआ है 3:1, और 100 के इसमें देखें तो 75% to 25% का रेशो हो गया, बराबर है। तो फेनोटाइपिक रेशो देखो क्या है, अभी इसमें जेनोटाइप, अभी फेनोटाइपिक रेशो मतलब जो हमें दिख रहा है फिजिकल अपीयरेंस, ऑल टॉल, तो इधर पूरा टॉल है, बट इधर फेनोटाइपिक रेशो क्या है 3:1, ऑल टॉल 1 शॉर्ट, सॉरी 3 टॉल 1 शॉर्ट, तो 3:1 टॉल शॉर्ट का रेशो है। और जेनोटाइपिक, अभी जेनोटाइपिक कैसे निकालना, तो जेनोटाइपिक का देखो टॉल टॉल एक है, इसमें मिक्स है, देखो ये टॉल टॉल, ये मतलब ये दोनों है, मतलब एक टॉल भी है शॉर्ट भी है, टॉल भी है शॉर्ट भी है, तो ये 2 में आ गए और ये 1 में आ गया। तो टी टी इज मतलब कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी, तो क्या गया 1:2:1, मतलब अपने नाम से देख लो आप कि इसके लेटर इससे, तो ये आ गया इसका जेनोटाइपिक रेशो। अभी देखो ये आंसर भी है कि वाया एक्सप्लेन हाउ मेंडल एक्सपेरिमेंटेड विद एक्सप्लेन विद हिज एक्सपेरिमेंट दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। तो देखो traits are inherited independently when Mendel cross-pollinated round and yellow color CP plant with green and wrinkled CP plant in parent generation। तो अभी हमने ये जो है ये इसका देखा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा मेंडल ने किया हुआ, ये देखो ये डाईहाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है। तो इसका भी ये आंसर है बराबर, ठीक है। तो ये जो है हमने अभी देखेंगे कि ट्रेट इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड कैसे होते हैं जब मेंडल ने क्रॉस पॉलिनेट किया राउंड और येलो कलर के सीड वाले पी प्लांट को और ग्रीन और रिंकल्ड वाले सीड पी प्लांट को, ठीक है, पेरेंट जनरेशन में। तो ऑल द पी प्लांट विच वर ऑब्टेन्ड वर हैविंग राउंड शेप एंड येलो कलर। अभी पहले इस डायग्राम से समझते हैं। तो देखो पेरेंट जनरेशन में राउंड और येलो जैसे इधर बोला है, देखो इधर बोला है राउंड एंड येलो कलर सीड पी प्लांट एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड पी प्लांट। इधर देखो राउंड एंड येलो, तो राउंड एंड येलो दोनों डोमिनेंट है, ठीक है।
तो आर आर वाई वाई दोनों कैपिटल में आ गए, और ग्रीन और रिंकल दोनों स्मॉल है तो दोनों स्मॉल स्मॉल में आ गए, राउंड और येलो, रिंकल और ग्रीन। अब इनको क्या किया उसने, क्रॉस पॉलिनेटेड, तो उसका अगर हमने निकाला तो देखो इसका क्या आएगा, कैपिटल आर दोनों कैपिटल है तो एक आर ले लेते हैं और एक स्मॉल वाई ले लेते हैं, तो इसका क्या आएगा, सेपरेशन ऑफ जीन्स में ये आएगा आर वाई, गैमेट क्या आ गया इसके, आर और वाई। और इसका ले लिया तो इसमें एक छोटा, दोनों छोटे आर है तो एक छोटा आर, और दोनों छोटे वाई है तो एक छोटा वाई, तो आर वाई। तो इसका गैमेट्स क्या बनेगा, एक आर वाई और ये आर वाई, तो ये आर आर वाई वाई, मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इसका हमने अगर रीअरेंज किया तो ये क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये क्या आ गया फिर। अभी इसमें देखो कैपिटल आर है मतलब राउंड तो होने ही वाला है, स्मॉल वाई आर है तो उसका कोई काम ही नहीं है क्योंकि डोमिनेंट है, तो बोलिएगा साइड हो। फिर बड़ा वाई है, कैपिटल वाई है, छोटा वाई है, स्मॉल वाई है, तो फिर कैपिटल वाई भी लगाया साइड और मैं ही होऊंगा, ग्रीन गया भाड़ में, रिंकल गया भाड़ में, ये भी दोनों हो गए राउंड एंड येलो। तो F1 जनरेशन में क्या मिले, राउंड और येलो। तो ये इधर बताया है कि ऑल द पी प्लांट विच आर ऑब्टेन्ड वर हैविंग राउंड शेप एंड येलो कलर। अभी फिर से इसको अंडरस्टैंड करना था कि ऐसे क्यों हुआ कि ग्रीन और रिंकल सी प्लांट क्यों नहीं आए। बाप रे, तो इसने हमारा काम और इसको डिफिकल्ट करने के लिए उसने फिर सेल्फ पॉलिनेटेड किया। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड टू द ट्रेट ऑफ रिंकल शेप एंड ग्रीन कलर, ही सेल्फ पॉलिनेटेड द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के प्लांट्स को फिर इसने सेल्फ पॉलिनेट किया। तो इसको F2 जनरेशन में इसको देखा कि अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स कॉम्बिनेशन सब न्यू कॉम्बिनेशन वर ऑल्सो ऑब्टेन्ड बिकॉज द ट्रेट ऑफ शेप एंड कलर आर नॉट लिंक्ड टू ईच अदर बट आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब इसने अभी जब F2 जनरेशन में इसको सेल्फ पॉलिनेट किया तो पहले इसमें हमें टॉल और शॉर्ट ही मिले थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, बट इस डाई हाइब्रिड क्रॉस में उसको ये भी मिला कि उसको मिले फिर से एक रेशो में मिले कि राउंड और येलो सीड्स मिले, रिंकल और ग्रीन सीड्स मिले, बट और नए कॉम्बिनेशंस भी मिले जिसमें हमें राउंड और फिर क्या होता है ग्रीन सीड्स मिले, रिंकल्ड और येलो सीड्स मिले। ऐसा भी हुआ, तो ये क्यों हुआ, क्योंकि नए कॉम्बिनेशंस बने, क्योंकि ट्रेट और शेप का ट्रेट और कलर का ट्रेट दोनों इंडिपेंडेंट है, जुड़े हुए नहीं है, इंडिपेंडेंट है, और इसलिए वो इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली हुए हर जनरेशन में, हर इसमें। और दिस पर ये एक्सप्लेन करता है कि ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। अब हम इसको इधर तक तो समझ गए F1 जनरेशन तक। अभी देखो इसमें उन्होंने क्या किया, इसमें पॉसिबल क्या है देखो मैं ज़रा जूम करती हूँ, ये भी सेम ही है, तो मैंने एक एक्सप्लेन आपको कर दिया कैसे आए ये सब, इनके बच्चे इतने सारे। तो हमने सेपरेशन ऑफ ट्रेट्स इधर भी किया था, देखो ऐसे, तो इधर भी वही है। अभी ये क्या है, आर आर वाई वाई, ठीक है, ये थोड़ा ब्लर होता है, ठीक हो जा, ओम बूम स्वा, ठीक है। तो आर आर, अभी देखो ये बड़ा आर छोटा वाई, अभी इसको अगर मैं टेबल फॉर्म में डालूँ ना, आप अभी टेबल फॉर्म में डाल दो, मतलब आर आर एक साइड पे बड़ा आर स्मॉल आर और ऊपर के साइड पे बड़ा वाई छोटा वाई, तो क्या आएगा, एक तो आएगा देखो आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई, ऐसे आएगा। अभी ये तो आपको समझ में नहीं वाला ना कि कौन सा आर कौन सा वाई, ठीक है। तो ये देखो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन आएंगे, बड़ा आर छोटा वाई, फिर से बड़ा आर छोटा वाई, फिर छोटा आर ये छोटा वाई छोटा आर छोटा वाई, देखो ऐसा आएगा। तो इसको F2 जनरेशन में ऐसे हमने फिर से टेबल बनाया, देखो तो इस टेबल में फिर से आप करोगे आर आर वाई वाई आर आर वाई वाई आर आर, बाप रे, तो ये सब कुछ आता है। और फिर इसका रेशो जब देखोगे ना, फेनोटाइपिक रेशो कि राउंड और येलो कितने आए, तो 9 आए रेशो में, राउंड और ग्रीन कितने आए, 3 आए, रिंकल्ड और येलो और रिंकल्ड और ग्रीन, सॉरी मतलब राउंड और येलो एक 9 में आया, रिंकल्ड और ग्रीन 1 में आया। तो देखो राउंड और ग्रीन और रिंकल्ड और येलो नया कॉम्बिनेशन दोनों 3:3 रेशो में आए, मतलब इनका रेशो क्या हो गया फेनोटाइपिक 9:3:3:1, ये इसका फेनोटाइपिक रेशो हो गया, ठीक है। इसका जेनोटाइपिक रेशो दिया नहीं है क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको जेनोटाइपिक रेशो आपको निकालना है तो अपनी क्यूरियोसिटी से निकालो, बहुत सिंपल है, तो वैसे निकाल के देखो, ठीक है, बहुत सिंपल है वैसे। तो राउंड येलो राउंड ग्रीन रिंकल्ड येलो रिंकल्ड ग्रीन, ये याद में रखना सीक्वेंस, क्योंकि रिंकल्ड ग्रीन 3 रेशो में नहीं था, 1 रेशो में है। तो राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन का रेशो देखे तो 9:1 के रेशो में आया वो, ठीक है। अभी बेसिस ऑफ ट्रेट्स एक्सप्रेशन,
So cellular DNA is source of information for making proteins in a cell. तो obviously DNA है तो उसका ही information, DNA में हम information होता है traits का, तो यही होता है source of information for making proteins, for making all these things, genes, इसका DNA source होता है, ठीक है. A section of DNA that provides information for one protein is called gene. मतलब एक सेक्शन DNA का जो information provide करता है एक प्रोटीन के लिए उसको कहते हैं जीन. मतलब जीन क्या होता है, एक DNA का पार्ट होता है जिसमें एक प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन होती है. पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए एक पर्टिकुलर जीन होता है, बराबर है. मतलब हेयर कलर के लिए एक जीन, आई कलर के लिए एक जीन, स्किन कलर के लिए एक जीन, ऐसे जीन्स होते हैं. तो जीन में क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन की, बराबर है. मतलब इस जीन में अगर मेरे पापा से आए हुए जीन में एक इन्फॉर्मेशन है कि ब्राउन कलर के हेयर की, मम्मी वाले जीन में इन्फॉर्मेशन है ब्लैक कलर के हेयर की. ये दोनों जीन्स हैं जिनमें इन्फॉर्मेशन होती है उस प्रोटीन की, और जो मैं इनहेरिट करूँगी वो तो उस टाइम पे पता चलेगा. अभी मुझे पता नहीं, मेरे बाल आई थिंक सो ब्राउन ही है. हाँ, पापा से इनहेरिट किया. वाह. तो अभी देखो, यूनिट ऑफ हेरिडिटी दैट कंट्रोल्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो जीन जो है ये अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कंट्रोल करता है, बराबर है, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन है. तो ये जो इंफॉर्मेशन देगा उसका ही तो बनेगा ना नेक्स्ट जनरेशन में, बराबर है. तो हम मेरे वाले जीन ने ब्राउन कलर का दे दिया तो मेरा ब्राउन हो गए हेयर, ठीक है. अभी सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत सिंपल है. ये डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग, हमने ये पहले इसमें भी 9th में भी पढ़ा है. चैप्टर 8 ही था तभी, ये 9th है ना. 9th में चैप्टर 8 था फिर से हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस वाला ही, उसमें था सेक्स डिटर्मिनेशन. बहुत सिंपल है. देखो, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, ये क्या बोल रहे हो, नहीं मतलब उस टाइप में नहीं बोल रही मैं, इस टाइप में बोल रही हूँ. तो पहला होता है एनवायरमेंटल और जेनेटिक. तो एनवायरमेंटल क्या होता है, इन सम एनिमल्स द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग. मतलब एनवायरमेंटल क्या होता है कि टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं, जो पर्टिकुलर जाइगोट, हम अपने इसमें तो सेक्सुअल में जाइगोट होता है, हाँ सब में, बट अभी फॉर एग्जाम्पल हेन में लिया तो एग होता है, सब में एग होता है. तो फिर वो एग जो पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखते हैं वो बताता है सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग. वाह, कितना मस्त. मतलब अगर उसको बच्चा, मतलब उसको अगर लड़की चाहिए तो उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखने से उसको लड़की मिल जाएगी. तो फॉर एग्जाम्पल होता है टर्टल्स में, हमें वो नसीब नहीं है कि हम इतने लड़कियां पैदा कर सके, तो ये टर्टल्स में होता है. तो जेनेटिक, इन सम एनिमल्स डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑकर्स लार्जली बाय जेनेटिक कंट्रोल. जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स डिटरमाइंड सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग. ऑब्वियसली जीन के हाथ में सब है, उसमें उसके पास इंफॉर्मेशन है फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोटीन. तो सेक्स वाले प्रोटीन को भी जीन ही कंट्रोल करता है. तो उसमें वो इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा पर्टिकुलर जो जीन है वो जाके जाएगा और फिर सेक्स ऑफ डिटर्मिनेशन होगा चाइल्ड का. एग्जाम्पल इन ह्यूमन बींग्स. अभी हम टर्टल्स का नहीं देख रहे, हमें नहीं देखना है टर्टल्स तेरा, हमें ह्यूमन बींग्स का देखना है. हम ज़्यादा इंटरेस्टेड ह्यूमन बींग्स से देखने में है. टर्टल का देख के हमें कुछ तो मिलने नहीं वाला है. हम ह्यूमन बींग्स है, हम ह्यूमन बींग्स का ही देखेंगे. तो अभी ह्यूमन बींग्स, देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. ये तो हम बहुत छोटे से आ रहे कि हाँ भाई 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो पैर हो गए. तो 23, एक पैर में 2 होते हैं, तो 23 इंटू 2 कितने हो गए, 46. तो हमारे टोटल इसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और अगर पैर में बोले तो 23 पैर होता है, बराबर. अभी देखो, आउट ऑफ विच 22 पेयर्स आर ऑटोजोम्स एंड 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम. मतलब 22 पेयर जो होते हैं वो ऐसे ही जीन्स वाले होते हैं, हेयर कलर, आई कलर, स्किन कलर, हाइट एक्सेट्रा. ये जो होता है वो ऑटोजोम्स होते हैं, मतलब ये अपने इसके बताते हैं. और एक पैर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है, अपने सेक्स डिटर्मिनेशन का. सो ये जो है मेल और फीमेल में वैरी करते हैं. मेल में होते हैं एक्स और वाई क्रोमोसोम, और फीमेल में होते हैं एक्स और एक्स क्रोमोसोम, ठीक है. अभी सेक्स ऑफ चाइल्ड डिपेंड्स अपॉन व्हाट हैपन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. मतलब जब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होगा कि मेल का कौन सा एक्स, मतलब मेल का एक्स जाएगा या वाई जाएगा, ये सेक्स डिटर्मिनेशन को पता चलता है. फीमेल के पास तो दोनों एक्स ही है, तो मेल पे डिपेंड करता है कि एक्स होगा, एक्स या तो गर्ल होगी, वाई होगा तो बॉय होगा. वो हम समझेंगे इस डायग्राम से और सिंप्लीफाई होगा. पर ये समझ लो कि डिटर्मिनेशन सेक्स का पापा की वजह से होता है कि पापा कौन सा देंगे और फिर बच्चा होगा. तो माँ को इतना तंग करना छोड़ दो. पहले वाले लोग ऑर्थोडॉक्स कि तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुम्हारी वजह से वो हो गया, वो सब तुम्हारे ही बेटे पे डिपेंड करता है. पगली, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना था, मैंने बस अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं हुआ. सॉरी अगर किसी को ये हो गया, आई एम रियली सॉरी, ठीक है.
तो सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिपेंड्स अपॉन व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो देखते हैं, इफ स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज विथ एग द चाइल्ड बॉर्न विल बी फीमेल। मतलब अगर स्पर्म एक्स क्रोमोसोम कैरी कर रहा है, उसको वाई नहीं चाहिए, उसने एक्स ले लिया और उसने जाके फर्टिलाइज कर दिया, तो चाइल्ड बॉर्न विल बी फीमेल। क्यों? एक्स हो गए, फीमेल के पास तो एक्स ही है, मेल ने आके एक्स दे दिया तो एक्स हो गए, और फीमेल के पास क्या होता है? एक्स तो होगी गर्ल, हो गया फीमेल। अभी स्पर्म कैरिंग वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइज द एग द चाइल्ड बॉर्न विल बी मेल। क्यों? एक्स वाई है, एक भी देखो y आ गया, x तो पहले से ही फीमेल के पास है, एक्स वाई हो गया, एक्स वाई क्या है? मेल का है, तो मेल हो गया, बॉय हो गया। द स्पर्म और मेल सेल डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। तो ये बहुत ध्यान में रखना है कि क्या डिटरमाइन करता है, कौन डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ अ चाइल्ड? द स्पर्म, द मेल गैमेट, द मेल, द व्हाट यू कैन से क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। तो अभी देखो इधर हमें समझना है, देखो पेरेंट्स, फादर और मदर, पेरेंट के पास एक्स, फादर के पास एक्स वाई है, मदर के पास एक्स एक्स है, गैमेट का हो गया। फिर से सेपरेशन करो, जैसे हमने पहले इसमें भी किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी सेपरेशन किया था। तो पेरेंट्स क्या हो गए? एक्स वाई का हो गया, एक्स और वाई दो गैमेट्स हो गए, मदर के दोनों एक्स एक्स ही है, तो दो गैमेट्स हो गए। तो अभी देखो एक्स जाके एक्स से जुड़ा तो एक्स एक्स हो गया, वाई जाके एक्स से जुड़ा, मतलब देखो x जाके x से जुड़ा, ये हो गया, ये भी x जाके दूसरा x से जुड़ा तो भी x x होगा। अभी y जाके x से जुड़ेगा तो x y होगा, और y जाके x से जुड़ेगा तो x y होगा, बराबर है। इसको आप सिंपली है ना, नहीं तो अपने पुनेट स्क्वायर में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ये आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, आपको जूम करके भी दिखाती हूँ, ये आपको है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। और पुनेट स्क्वायर में भी आप एक्सप्लेन करोगे तो आपको फुल ही मार्क्स मिलेंगे इस डायग्राम के लिए, बराबर है। तो अभी देखो इधर 2x आए, 2xy आए, मतलब इधर क्या है? 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल एंड फीमेल चाइल्ड, मतलब प्रोबेबिलिटी दोनों की सेम होती है, मतलब 50% प्रोबेबिलिटी होती है कि फीमेल हो जाए और 50% प्रोबेबिलिटी होती है कि मेल हो जाए, बराबर। दिस शोज दैट द हाफ द चिल्ड्रन विल बी बॉयज एंड हाफ विल बी गर्ल्स। मतलब अगर बच्चा होना है तो 50-50 चांस है, 50-50 बिस्किट खाए वैसे 50-50 चांस है कि बच्चा गर्ल हो जाए, फीमेल सॉरी फीमेल बोल रही हूँ, बॉय हो जाए, मतलब मेल फीमेल हो जाए या गर्ल बॉय हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया अपना पूरा चैप्टर का रिवीजन, मतलब रिवीजन क्या, एक्सप्लेनेशन भी किया मैंने, बट ये रिवीजन के लिए अच्छा है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो वीडियो को, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की यार इसको एक्सप्लेन करने में, और अभी तक मैंने पानी का एक बूंद भी नहीं पिया। तो इसलिए थैंक यू सो मच, अगर आप मुझे मेरे इधर तक जुड़े हो, मैंने इतना एक्सप्लेन किया तब तक, तो रियली थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने मेरा वीडियो देखा। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को। थैंक यू।